वो पूछ रहे हैं कि इसकी रेसिस्टिविटी बताइए। तो रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो सीधा सीधा है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। तो आर हो गया ये 2 × 10⁻², ए हो गया ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट है, और लेंथ जो है लेंथ की ऐसा यूनिट भी मीटर ही होती है। तो ये क्या हो गया 2 × 10⁻², 1.7 × 10⁻6 अपॉन एल कितना है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो रो इज इक्वल टू 1.7 × 10⁻² और 10⁻6 कितना हो गया 10⁻8 ओम मीटर। तो ये ओम मीटर की ऐसा यूनिट होती है रेसिस्टिविटी की। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। तो कॉपर वायर है हमारे पास ये, has a diameter of 0.5 millimeter. यानी कि जो इसका जो रेडियस होता है, रेडियस क्या हो जाता है डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो R इज इक्वल टू d/2, d/2 मतलब 0.5 अपॉन 2 और मिलीमीटर। अब ये जो मिली है, मिली अगर कहीं पर भी आ जाए तो 10⁻³ लगा दीजिएगा, मिली हटा दो और 10⁻³ लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 2, ये हो जाएगा 0.25 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, देखिए आप उसको इस तरीके से करते होंगे कि मिली को सेंटी में कन्वर्ट करा, 10 से डिवाइड करा, फिर सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करा, फिर 100 से डिवाइड करा। तो एक बार 10 से डिवाइड करा, एक बार 100 से डिवाइड करा, तो 10 × 100 1000 हो गया। तो अगर अपॉन में 1000 लिखा हुआ है यानी कि मल्टीप्लिकेशन में 10⁻³ हो गया। ठीक है, तो 0.25 × 10⁻³ मीटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया रेडियस हो गया किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। क्लियर है? ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो हमारे पास रेडियस आ गया 0.25 × 10⁻³ मीटर, ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ दिस, डायमीटर इतना है, and their resistivity of 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि ऐसा यूनिट में ही दे रखा है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ मिलीमीटर था तो मिली का हमने मीटर बना दिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। तो रेसिस्टेंस 10 ओम बनाने के लिए लेंथ कितना होगा वायर का वो बताइए। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। तो रेसिस्टेंस को 10 ओम बनाने के लिए उसकी लेंथ कितनी होगी आपको ये बताना है। चलिए जी, अब देखिएगा व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, एल को इधर ले आओ, रो को इधर ले जाओ, एल इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो। तो एल इज इक्वल टू, हाँ जी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कितना है इस वायर का 10 ओम दे रखा है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, πr² करके। ठीक है भाई, अगर मैं किसी भी सिलेंडर की बात करूँ तो सिलेंडर का इस जगह जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तो एक सर्कल ही होता है ना, तो सर्कल का एरिया क्या बन जाता है πr²। ठीक है, तो 10 × πr² अपॉन रो 1.6 × 10⁻8, 1.6 × 10⁻8 ये है। अब देखिएगा L इज इक्वल टू 10 × पाई कितना हो गया 22/7
22/7 इंटू आर कितना 0.25 इंटू 10 की पावर -3 0.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। Sir, 25 into 10 to power minus 4. 35 इंटू 10 to power minus 4. -4 -4 की 10 की पावर -5 करा जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आप 25 कैसे बनाओगे, इस पॉइंट को, इस डेसिमल को 2 प्लेस राइट में शिफ्ट करके तो 25 बनेगा। तो जब 2 प्लेस राइट में शिफ्ट कर रहे हैं यानी कि हम नंबर को बड़ा बना रहे हैं, तो जब नंबर को बड़ा बनाएंगे तो पावर को छोटा कर देंगे, यानी कि और नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे। तो कितना नेगेटिव की तरफ, 2 स्टेप्स और, तो 2 स्टेप आपने इसको इधर शिफ्ट करा तो इसको 2 स्टेप और छोटा करेंगे तो 10 की पावर -4 10 की पावर -5 2 स्टेप, तो लिख सकते हैं लिख सकते हो। चलिए जी, तो ये मेरे पास क्या हो गया L, ये मेरे पास क्या हो गया A और सॉरी R A और नीचे रो 1.6 इंटू 10 की पावर -8। अब क्या होगा, अब ये देखिएगा कि मैं 0.25 का स्क्वायर भी कर दूँ तो भी वो 7 से डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है। तो 22/7 को जब कोई नंबर साथ में मल्टीप्लिकेशन में, जब पाई के साथ में कोई नंबर ऐसा नहीं होता कि वो 7 से डिवाइड हो जाए, तो पाई को 22/7 लेने की ज़रूरत नहीं है, पाई को 3.14 ले लीजिए, ठीक है। 3.14 ले सकते हैं। अब देखिएगा तो ये L कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, 0.25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो 0.25 को लिखेंगे 0.0625, ठीक है। क्योंकि जब मैं 0.25 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमने ऐसे कर दिया। अब आप पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप बस ये सोचो 25 इंटू 25 इज 625। तो 4 डिजिट डेसिमल के बाद में 4 डिजिट होनी चाहिए, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट 2, डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट 2, तो डेसिमल के बाद टोटल 4 डिजिट होनी चाहिए। तो 4 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे एक 0 लगाया तो 1 2 3 4 डिजिट हो गई। अब यहाँ डेसिमल लगा दिया तो डेसिमल के आगे 4 डिजिट, तो 0.0625 इस तरह से हो गया, ठीक। 0.0625 10 की पावर -3 का स्क्वायर। जब कभी भी कोई टर्म पावर में लिखी रहती है और उसका स्क्वायर करते हैं तो 10 की पावर -3 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 10 की पावर -3 इंटू 2 10 की पावर -6 हो गया। 10 की पावर -6, चलिए जी, अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -8, 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ये हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर ये जो 1.6 है एक तरह से 16 मान लीजिए, ये पॉइंट में है, नीचे आ गए 2 0, ठीक है। ये 2 0 में क्यों लगा रहा हूँ मुझे बताओ। 314 इंटू 10 कितना हो गया 3140 मल्टीप्लाई बाई 0.0625 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8 और 100 कितने 10 की पावर 2, तो -8 + 2 कितना हो जाएगा 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 10 की पावर -6 कैंसिल आउट, ठीक है। इसलिए करा। अब यहाँ से पॉइंट गया ऊपर आ गया 100 और यहाँ से पॉइंट गया तो नीचे कितना आएगा 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4, 2 0 से ऊपर टाइम आएगा, ऊपर टाइम आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, इस 1 0 से ये वाला 1 0 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा L = 314 इंटू 625 बस, और अपॉन में 16 इंटू 100, अपॉन में ये बचा 16 इंटू 100। अब ये जो 16 है, ये 16 एक ऐसा नंबर होता है जिससे कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है। जैसे 2 है तो 2 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, 2 की अगली पावर 2 का स्क्वायर 4, 4 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी 16 से भी 32 से भी 64 से भी 2 की जितनी भी पावर्स आती हैं तो उनसे हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाता है। तो देखिए मैं 16 से इस बड़े नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ 625 को, या एक काम करूँ 625 को लिखो 25 to 25, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। अब ये 16 है ना, ये जो 16 है इस 16 से इसको डिवाइड करिए, जब 16 से इसको डिवाइड करेंगे
तो 16 वन 16, 31 माइनस 16 कितना हो गया 15, ठीक है 15 के आगे 4 लगाए 154, 16 9 का 144, 154 माइनस 144 इस टाइम 10 के आगे 0 लगाया 100 पॉइंट आ गया, 16 6 96, 16 6 96, 100 minus 96 is 4, 4 0 40, 16 2 are 32, 40 minus 32 is 8, 8 0 80, 16 5 is 8, 19.65, 25 4 are 100, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 5 are 25 का टेबल बड़ा आसान होता है, तो 25 5 are 125, ठीक है। 12 कैरी आ गया, 25 2 are 50, 50 और 12 62, 6 कैरी आ गया, 25 6 are 150, 150 और 6 156, ठीक है। 15 कैरी आ गया, 25 9 are 225 और 15 240, 24 कैरी आ गया, 25 2 25 और 24 49, ठीक है। तो डेसिमल के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट की थी, तो राइट से 3 डिजिट काउंट करो, 490.625 और 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर 9 है, 4 2 जा 8, 9 minus 8 is 1, 1 0 10, 4 2 जा 8, 10 minus 8 is 2, 2 6 26, 4 6 are 24, 26 minus 24 is 2, 2 2 22, 4 5 are 22, 22 minus 20 is 2, 2 5 25, 4 6 are 24, 1 आ गया, इतना आ गया। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख सकते हैं 122.66 इतना मीटर, 122.66 मीटर। आंसर चेक करिए जरा इसका, है ना, ठीक है जी, चलेगा, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है इतना, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद अब बी पार्ट में देखिएगा क्या पूछ रहे हैं। बी पार्ट में है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए, हाँ जी ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें, क्लियर है इतना, क्लियर है बताइए। यस ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूँ, नव्या राधिका, यस सर। ठीक है। चलिए जी, अगला देखते हैं फिर इसका जो बी पार्ट है। बी पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, ठीक। अच्छा, तो हम ये जानते हैं कि R जो है, R कितना है, रो एल अपॉन ए। R होता है रो एल अपॉन ए। हमें ये मालूम है कि रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला बनता है रेजिस्टिविटी के टर्म्स में, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस फॉर्मूले को डायमीटर की टर्म्स में निकालूंगा। डायमीटर की टर्म्स में कैसे निकाला जाएगा, रो एल अपॉन ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या होता है आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई, हाँ जी, आर क्या होता है डी बाई टू, तो आर की जगह हमने लिख दिया डी बाई टू, तो डी बाई टू का होल स्क्वायर। अच्छा, R is equal to rho L अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई भी चीज जो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। R इज इक्वल टू 4 रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये बता दीजिए, ये समझ में आया कि नहीं, यस समझ गए। तो मैंने रेजिस्टेंस को निकाल दिया डायमीटर के टर्म्स में, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा ये बताना है।
अब देखिएगा कैसे करूँगा मैं इसको। हमारे पास ओरिजिनल रेसिस्टेंस ये आ गया। हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। डायमीटर को डबल करते ही रेसिस्टेंस का क्या फर्क पड़ेगा ये देखना है। नाउ न्यू केस, अब नए केस की बात करते हैं। If the diameter is doubled, if the diameter is doubled, diameter को अगर डबल कर दिया जाए तो नया डायमीटर क्या हो गया डी डैश। उस डी डैश को मैंने बोल दिया 2d, पुराने वाले डायमीटर का डबल, तो डी डैश तो हो गया 2d। ठीक, बाकी वो कह रहे हैं कि सिर्फ आपने डायमीटर को डबल करा, लेंथ को कोई और लेंथ पर कोई चेंज नहीं, रेसिस्टिविटी पर कोई चेंज नहीं। देयरफॉर न्यू रेसिस्टेंस विल बिकम नए रेसिस्टेंस को हमने ले लिया आर डैश। आर डैश इज इक्वल टू नया रेसिस्टेंस लेंगे तो 4, तो फॉर्मूला यही है। अब डायमीटर जो है उस डी की जगह क्या आ जाएगा, बस डी डैश आ जाएगा, क्योंकne लेंथ रेसिस्टिविटी बाकी सब कुछ सेम है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। तो 4 रो एल अपॉन पाई डी डैश का स्क्वायर, ये हो गया। डी डैश की जगह 2d डालो, 4 रो एल अपॉन पाई, और डी डैश की जगह मैंने डाल दिया 2d, ये हो गया 2d का होल स्क्वायर। तो आर डैश कितना हो गया 4 रो एल अपॉन पाई इंटू 2d का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर, ये हो गया। अब जल्दी मत दिखाना 4 से 4 काट लेंगे, क्या करेंगे इस 4 को थोड़ा सा अलग लिख लेंगे ऐसे, 1/4 इंटू 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, 1/4 इंटू 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर क्या है, ओरिजिनल रेसिस्टेंस। ओरिजिनल रेसिस्टेंस ये था 1/4 ऑफ आर। ठीक है, वो पूछ रहे हैं हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज, बताओ भी, 1/2। बताओ ये समझ में आ गया। हाँ, अकेले चुपचाप हंस रहे बैठ के। चलिए ठीक है, तो हम लिखेंगे कि रेसिस्टेंस विल बिकम 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। Therefore, resistance will become 1/4 of its original value। जो ओरिजिनल वैल्यू था उसका 1/4 बन जाएगा रेसिस्टेंस। बताओ क्लियर? ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर पेज नंबर 17 पर आ जाइए। A 6 ohm resistance wire, a 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. Calculate the new resistance of the wire. A 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. पहले लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमने क्या करा कि वायर बना लिया है।
वायर की लेंथ है, ये वायर की लेंथ है, और ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। तो हमने ये कहा केस फर्स्ट में 6 ओम रेजिस्टेंस वायर को, आर कितना है 6 ओम, तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है एल, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए, और उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो है रो, है ना। तो ये एल इज इक्वल टू एल, इज इक्वल टू ए, रो इज इक्वल टू रो। मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगले केस में मैं देखूँगा इसमें कुछ चेंज आता है या नहीं आता, वो देखिए ये बोल रहे हैं अ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो मुझे नया रेजिस्टेंस बताना है, तो हम ये कहेंगे जब इतना था R is equal to rho L upon A. It implies that rho L upon A is equal to 6 ohm. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब वैसे ही देखो आप, वैसे ही आप मतलब कॉमन सेंस ही लगा कर देखो कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक वायर है, ये वायर है, और इस वायर को मैंने फोल्ड कर दिया। इस वायर को जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा लंबा वायर है, तो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ पूरी एल है। डबल डब बाई फोल्डिंग, तो डबल डब बाई फोल्डिंग इस तरीके से मैंने इसको डबल अप कर दिया। तो डबल करने पर अगर मैंने वायर को डबल कर दिया फोल्ड करके, तो उससे हुआ क्या कि जो इसकी लेंथ थी एल, वो लेंथ घट के L/2 रह गई, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डबल हो गया, ठीक है, क्योंकि ए ये और ए ये, तो ए प्लस ए कितना हो गया 2a हो गया। तो हमने क्या करा है कि हमने इसी सेम वायर को डबल अप कर दिया फोल्ड करके, ठीक है। तो केस सेकंड देखेंगे, केस सेकंड में आप समझ जाइए कि वायर को हमने डबल अप कर दिया इस तरीके से। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया इसका a प्लस ए, यानी कि 2a हो गया, और जो लेंथ है वो कितनी हो गई L/2, तो पहले वाली लेंथ की आधी हो गई, हाफ हो गई, ठीक है। तो नाउ ए डैश, जो नया वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए डैश, वो कितना हो जाएगा 2a, ए डैश तो हो गया 2a, और जो नई लेंथ है एल डैश वो कितनी हो जाएगी L/2, ये हो गया। अच्छा, और जो रेसिस्टिविटी है रो डैश, वो रो की इक्वल रहेगी, क्योंकि वायर का हमने मटेरियल चेंज नहीं करा है। रेसिस्टिविटी जो है वो किसी वायर की लेंथ पर, एरिया वगैरह पर डिपेंड नहीं करती, कितना बड़ा है कितना छोटा उस पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ उसके मटेरियल पर कि किस चीज़ की बनी हुई है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो रो डैश विल बी इक्वल टू रो ओनली। तो वो ये पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, तो मेरे को नया रेसिस्टेंस निकालना है। देयरफॉर R डैश इज इक्वल टू रो डैश L डैश अपॉन A डैश। भाई जब रो L अपॉन A होता है नॉर्मली, रो की जगह रो डैश, L की जगह L डैश और A की जगह A डैश, ये होगा। तो क्या करना है, अब देखिएगा R डैश इज इक्वल टू रो डैश की वैल्यू तो रो है, रो हो गया, ठीक है। L डैश की वैल्यू कितनी है L/2, L/2, ठीक है, और अपॉन A डैश की वैल्यू कितनी है 2a, तो R डैश इज इक्वल टू, ऊपर तो हो गया रो L/2, नीचे है 2a, तो 2a को बोलेंगे 2a अपॉन 1, तो ऊपर भी रैशनल फंक्शन था, नीचे भी रैशनल बना लिया उसको डिवाइड बाय 1 करके। तो ऐसे में होता क्या है, सबसे ऊपर वाला टर्म जो है वो सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो R डैश इज इक्वल टू रो L इंटू 1, और ये बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो 2 इंटू 2a इज 4a, R डैश इज इक्वल टू रो L अपॉन A इंटू 1/4, ऐसे कर दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि रो L अपॉन A की वैल्यू मेरे पास 6 ओम थी, तो ये हो गया
1/4 into 6, 1.5 कितना हो गया 1.5 ओम। ठीक है, तो अगर किसी भी वायर का हमने उसको डबल अप कर दिया, बाई फोल्ड डबल अप कर दिया, तो एरिया डबल हो जाएगा और लेंथ जो है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ की आधी हो जाएगी। रेसिस्टेंस इस तरह से निकाला जाएगा। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, अब अगला टॉपिक देखते हैं। पेज नंबर 18 पर है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन करा जा सकता है, कनेक्ट करा जा सकता है, सीरीज में और पैरेलल में। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए बस। इसको खोला गया था, ये खोलने के उसमें लगी हुई है। चलिए जी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज में और पैरेलल में हम रेसिस्टेंसेस को किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो पहला देखेंगे सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में ये होता है कि सीरियली मतलब एक के पीछे एक अगर रेसिस्टेंसेस को हम जोड़ते चले जाएं तो उसको कहलाता है, वो कहलाता है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर
when two or more resistances are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series. ऐसे ही parallel connection में है, when two or more resistances are connected between the same two points, they are said to be connected in parallel. They are said to be connected in parallel. तो देखिएगा ये इस तरीके से है हमारे पास सीरीज कनेक्शन में. ये है R1, ये है R2 और ये है R3. ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है. ठीक है, तो हमारे पास जैसे तीन रेसिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं, एंड टू एंड जुड़े हुए हैं. तो इनमें इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सीरीज कनेक्शन. और ये कहा जाता है कि जैसे सीरीज में सारे रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, तो उस पूरे सर्किट का, अब मान लीजिए तीन रेसिस्टेंसेस हैं, किसी एक वायर में तीन रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो इस पूरे सर्किट का हमसे ये पूछा जाए कि इक्विवेलेंट या ओवरऑल रेसिस्टेंस बता दीजिए या टोटल रेसिस्टेंस बता दीजिए, तो तीनों को ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर मतलब पूरे का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. इसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. या तो ओवरऑल रेसिस्टेंस बोल सकते हैं या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोल सकते हैं. दिस इज सीरीज कनेक्शन. उसके बाद अब हम आ जाएंगे पैरेलल कनेक्शन पर. तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में हम ये कहते हैं कि भाई जो भी मान लीजिए 2 या 3 या 4 या 5 कितने भी रेसिस्टेंसेस अगर पैरेलली जुड़े हुए हैं, पैरेलली मतलब क्या है कि सेम टू पॉइंट्स के बीच में अगर जुड़े हुए हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ये रेसिस्टेंस है R1 और ये पॉइंट है B. ठीक है, तो A और B के बीच में एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है R1. ठीक, अब दूसरा रेसिस्टेंस जो है वो भी A और B के बीच में जुड़ा हुआ है. A और B के बीच में जुड़ा हुआ है दूसरा रेसिस्टेंस, इसको बोल दिया हमने दूसरे रेसिस्टेंस को R2. अब जो तीसरा रेसिस्टेंस है वो भी A और B के बीच में जुड़ा हुआ है, उसको हमने बोल दिया R3, R1, R2 और R3. तीन रेसिस्टेंस. तो तीनों ही रेसिस्टेंसेस सेम टू पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं, A और B के बीच में. तो इस केस में ये पैरेलल कनेक्शन कहलाता है. इस केस में हमारा ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. पैरेलल में ओवरऑल रेसिस्टेंस निकालने का ये मेथड होता है. पहले निकालेंगे 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. फिर कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी, इधर मान लीजिए कुछ भी कैलकुलेट करके, मान लीजिए 1/17 आ गया कैलकुलेट करके, है ना, या 3/17 आ गया, तो 1/R is equal to 3/17 आया, तो R क्या आएगा, रेसिप्रोकल करके, तो R is equal to 17/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा. अल्टीमेटली लास्ट में रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा पैरेलल. समझ गए? ठीक है, ऐसे होता है. अब जरा इसके क्वेश्चंस देखेंगे. इसका डेरिवेशन भी आता है, वो डेरिवेशन आपको बताऊंगा जब वोल्टेज सोर्स के साथ में सर्किट बनाएंगे तब. हाँ जी, देखिएगा. अब क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है, इफ 4 रेसिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस. क्या करके दिखाने की जरूरत है, 4 रेसिस्टेंसेस हैं, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम के चारों सीरीज में जुड़े हुए हैं. वो बोल रहे हैं कि उसका ओवरऑल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो. कितना हो गया, 4 ओम हो गया, सबको ऐड कर दिया. उसके बाद अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम. एक रेजिस्टेंस है. अगला क्वेश्चन देखेंगे. A resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm. तो 6 ohm का एक रेजिस्टेंस है, उसको 4 ohm के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ दीजिए.
ये ऐसे जोड़ दिया हमने। A potential difference of 20 वोल्ट is applied across the combination. इनके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। वोल्ट की बैटरी क्या हो गया इसको? is applied across the combination. Calculate the current through the circuit and potential difference across 6 ohm resistance. Current through the circuit and potential difference across 6 ohm resistance. अब देखिएगा, नोट करके एक चीज लिखनी है हमको। नोट्स में पता नहीं मेंशन है या नहीं, वैसे नोट्स में शायद मैंने मेंशन करा होगा, बताता हूँ। देखिए जहाँ पर ये है ना सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, इसमें स्टार करके लिखा हुआ है इन सीरीज, स्टार बना कर करंट रिमेन सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है सीरीज कनेक्शन और करंट जो है वो सेम रहता है। और पैरेलल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम एंड करंट वेरीज। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और करंट वेरी करता है। तो इन सीरीज remains same and potential difference varies। तो सीरीज में करंट तो सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वेरी करता है, चेंज होता है। तो करंट कैसे सेम रहेगा? हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारी बैटरी है ना, तो बैटरी में से करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल में से निकलता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर है, यहाँ से करंट निकला आई, तो वो इसमें भी आई जाएगा और इसमें भी आई जाएगा सीरीज में, बिकॉज सीरीज में करंट रिमेन सेम। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अच्छा, और जो वोल्टेज है वो वेरी करता है, तो वोल्टेज वेरी करता है, तो ये जो 6 ओम है इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लीजिए V1 और ये जो 4 ओम है इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लीजिए V2, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने पूछा क्या है हमसे, क्वेश्चन पर आ जाइए वापस। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। तो करंट थ्रू द सर्किट, तो ओवरऑल ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में, तो सीरीज में दोनों के दोनों सीधे ऐड होंगे। तो R इज इक्वल टू R1 कितना है यहाँ पर 6 ओम और R2 कितना है 4 ओम, तो R कितना हो गया 10 ओम हो गया, है ना, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना दे रखा है 20 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, R दे रखा है 10 ओम, V दे रखा है 20 वोल्ट, ये हो गया। Therefore, by Ohm's law, I is equal to क्या हो जाएगा V अपॉन R, V कितना है 20, R कितना है 10, तो 2 एम्पियर। अब भाई 2 एम्पियर ही इसमें जा रहा है और 2 एम्पियर ही इसमें जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि आपको 6 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है I इंटू R, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, therefore potential difference across 6 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, उसको हमने क्या माना है V1 माना है, तो V1 इज इक्वल टू ये करंट I और इस वाले रेजिस्टेंस को माना था R1, IR1, I कितना निकला है 2 और R1 कितना है 6, 2 इंटू 6 12 वोल्ट हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है, 12 वोल्ट हो गया। अच्छा, ये तो इन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। तो 6 ओम रेजिस्टेंस में उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था। मैं क्या करूँगा ना, 4 ओम वाले का भी निकालूंगा एक बार। सर ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस को भी बोल सकते हैं, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के लिए।
हाँ वही मैं करवा रहा हूँ। लिखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ohm रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V2 और V2 क्या है IR2 के इक्वल IR2 के इक्वल I कितना है 2 और R2 कितना है 4 तो 2 4 8 वोल्ट हो गया। तो ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो करंट है करंट तो सेम रहेगा, वोल्टेज वेरी करेगा, वेरी करके कहाँ तक चला जाएगा, कितना चेंज हो जाएगा, भाई कितना भी चेंज हो जाए वो इस टोटल वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें दो ही तो रेसिस्टेंस है, एक में V1 एक में V2, तो V1 और V2 का सम V के बराबर आना चाहिए। तो 12 और 8 इन दोनों का सम 20 वोल्ट के बराबर आ रहा है, इस सम को हमने ठीक करा। ठीक है, हमसे पूछा सिर्फ ये गया था, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए करवाया। ठीक है, बाकी उसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, बाकी इसके क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए। कल आपकी क्लास वही आपका जो रेगुलर टाइम है रेगुलर टाइम पर ही होगा। ठीक है, आज इतना ही करिए। ये दिया है इसका। वाह, ये इधर को चोट लगी है क्या? कैसे? बड़ा बड़ा